बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज और बशारत राजा साहब। बशारत राजा साहब को मैं अक्सर आजकल ये कहने लगा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स में इनका नाम जो है वो अब तब्दील कर देना चाहिए। बशारत राजा की जगह रोनाल्डो राजा इनका नाम होना चाहिए, क्योंकि जो गोल करने की सलाहियत माशाल्लाह राजा साहब की है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिस किस्म के गोल्स राजा साहब करते हैं, और आज ये गोल्स करने के लिए ही बैठे हुए हैं। आपको मालूम है कि नए अदालती साल के आगाज़ का इंतज़ार था। नया अदालती साल शुरू हो गया है। बिल्कुल आपको याद होगा कि जब आप लोग बचपन में या हम लोग स्कूल जाते थे और गर्मियों की छुट्टियां होती थी, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो पहली असम्बली होती थी उसमें फिर किसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, किसने नहीं किया, आगे क्या होगा, पेपर्स कब होंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जाकर उस असम्बली के जो सेशन हुआ करता था उसमें खुलती थी। आज जो नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है, इसका आगाज़ होता है फुल कोर्ट रेफरेंस, और उससे खिताब किया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। इस वीडियो में हम इसको महदूद रखेंगे काजी साहब के ख़िताब तक। उनके ख़िताब में क्या था और फिर क्या नहीं था, जो था उसके ऊपर क्या राय है, जो नहीं था उसके ऊपर क्या राय है। इन तमाम मामलात को जुज़ियात के साथ हम इस वजह से भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा इस सियासी मंजरनामे से जुड़ा हुआ है। अदालती महाज पर ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ैसले होने हैं उन्होंने डिटरमिन करना है पाकिस्तान के सियासी कोर्स ऑफ एक्शन को भी, और सियासी मंजरनामा कैसे अनफोल्ड होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, किसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये तमाम चीज़ें वन वे और दी अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। चाहे 8 फरवरी के इंतखाबात, वो बल्ले के निशान का मामला, उसकी रिव्यू पटिशन लगनी है नहीं लगनी, उस पर क्या डिसीजन होना है। जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है नहीं बनना है, और फिर उनके बन जाने के बाद क्या ये मुमकिन है कि जो मखसूस नशिस्तों पर फ़ैसला है फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उस पर अमल दरामद ना हो जैसा कि हुकूमत चाहती है। अदील सरफराज, ओवर टू यू। पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो 50 मिनट की तकरीर थी, 1 घंटे की तकरीर, लगभग 1 घंटे का जो खिताब था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फरमाया? सर बेसिकली तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज अपनी गुज़िश्ता 1 साला कारकर्दगी हमें बताई है, और अपने सामने बैठे वकला साहिबान को ये बावर कराया है कि किस कदर उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान की अदलिया के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए। एक तो उन्होंने 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनका क्रेडिट लिया, उन इंतखाबात के इनेकाद का, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को वो भूल गए, लेकिन ये उन्होंने क्रेडिट ज़रूर लिया कि हमने दोनों फ़रीक़ैन को मिल बैठ कर तारीख़ देने पर मजबूर किया। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी दबे अल्फाज में ज़िक्र हुआ, नाम लिए बग़ैर तनकीद का निशाना बनाया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ख़राबी पैदा करनी होती है। उन्होंने यहाँ भी ख़राबी पैदा की। वो ज़िक्र कर रहे थे जो आर ओ थे, क्या थे वो, दिसंबर में केस हुआ था, तो वो हाई कोर्ट चले गए थे कि अदलिया से आर ओज़ होने चाहिए, डिप्टी कमिश्नर्स और जो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जुडिशल अफसरान नहीं होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के नहीं होने चाहिए। तो वो बेसिकली हुआ ये कि उसमें उन्होंने बाकर नजफी साहब के उस फैसले को उड़ाने का हवाला दिया और इस तरह की बातें। फिर उन्होंने ओवरऑल बताया कि कौन कौन से अहम फ़ैसले। सबसे पहले तो उन्होंने 17 सितंबर को जिस रोज़ हलफ लिया, उस रोज़ के बाद उन्होंने सबसे पहले जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया उसका क्रेडिट लिया कि 4 साल के बाद हमने जजेस साहिबान को एक मेज़ पर बिठाया, आपस में बात की, कुछ फ़ैसले हुए। उसके बाद 7 साल के बाद पहला फुल कोर्ट समाअत हुई जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुई। अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर भी किया गया, और ये तमाम तर क्रेडिट्स उन्होंने लिए। उसके बाद दीगर भी कई मामलात थे। ओवरऑल जो मैं समझता हूँ जो बड़े पेटी किस्म के इश्यूज़ हैं, चीफ़ जस्टिस आज उन्हें भी महवे गुफ्तगू उनका हमने देखा। जहाँ तक आपको मालूम है बशारत साहब वहाँ पे मौजूद थे, कुछ कंप्यूटर्स ख़रीदे गए, उसका भी जिक्र किया गया। मर्सिडीज़ जो वापस की गई उसका जिक्र किया गया, जो लैंड क्रूज़र वापस की गई उसका जिक्र किया, और साथ साथ ये भी कहते रहे गो कि इन चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए, मगर करते भी रहे। तो मैं ये समझता हूँ ओवरऑल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर जो कारकर्दगी की है, दिखाई है, उसको एक दफ़ा उन्होंने फिर लोगों को ज़रा फ्रेशन अप की है, उनकी मेमोरी को, भाई हमने ये काम किया है। अदरवाइज़ हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं कह सके आज उन्होंने उनको। अच्छा, उस पे आते हैं कि जो नहीं कह पाए, क्या उनकी तकरीर में मिसिंग एलिमेंट्स थे? बशारत राजा साहब, ज़रा आप
فرمائیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ قاضی صاحب نے جب یہ کریڈٹ لیا کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے وہ ہمارا کریڈٹ ہے اگر ہم نہ بٹھاتے، تو اس کے لیے جس رکھنے کی بات وہ کر رہے ہیں کہ سپوائلرز بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہو پائے، اور اس کے لیے آروز والے معاملے پہ جس طریقے سے ہائی کورٹ کو، تو قاضی صاحب نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ جن ہیروں کے پاس یا جن ہیروں کے سپرد کیا تھا 8 فروری کا الیکشن، ان آروز کی کارکردگی ماشاءاللہ کیسی تھی، اور اس کے نتیجے میں آج جو الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے جس کو ہم نبرداز ماں ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کو گلپ ڈاؤن کرنے کی، اس نتائج کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ بہت شکریہ نقوی صاحب۔ قاضی صاحب ابھی یہ عدیل سرفراز صاحب ان کے جو انہوں نے جو اپنے کارنامے آج بتائے وہ بتا رہے تھے، عدیل سرفراز صاحب انہوں نے موروں کا بھی ذکر کیا آج۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس مور تھے، اب موروں کا چیف جسٹس کے گھر میں اس کا ہونا کیا ضروری ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے موروں کو رہا کر دیا۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے موروں کو رہا کیا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اگلے حلہ میں شاید چیف جسٹس صاحب کہیں کہ جی ہم نے ان لوگوں کو بھی رہا کیا جو پس زندہ تھے بغیر کسی جرم کے، جن پر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، جن پر کچھ نہیں تھا، اس کا تذکرہ انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ جب وہ فرما رہے تھے جی کہ ہم نے الیکشن کا کریڈٹ لیا، انہوں نے کہ ہم نے یہ الیکشن کی انہوں نے بات کی کہ ہم نے اس ٹائم لیمٹ میں فیصلہ کیا، بہت مختصر وقت میں فیصلہ کیا، میں نے باہر بھی جانا تھا، میں اس دن چلا جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، یہ بات کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے جب یہ بات وہ فرما رہے تھے تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ جناب ہمارے پاس وہ جس طرح یہ کہہ رہے تھے دبے الفاظ میں اس سیاسی جماعت پر تنقید کی گئی تحریک انصاف پر، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو اغوا کیا جا رہا تھا، وہ ہمارے پاس دادرسی کے لیے آئے تو میں چپ رہا، میں خاموش رہا۔ یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا جی کہ میرے پاس جو اس وقت ٹیکس کھلا ہوا ہے وہ اس معاملہ نہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جب مجھ سے یا سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی تو میں نے سردار لطیف کو کہا جی کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے نہیں کی، یہ باتیں انہیں یاد نہیں رہی کہ انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی بھی بات کی کہ دیکھا جب بنیادی انسانی حقوق، جب وہ یہ بات کر رہے تھے بنیادی انسانی حقوق کی، تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ یہ بھی ذکر کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے، بانی چیئرمین جسے کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے بھی یہاں پر کہا تھا بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کہ جی ایک کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے حوالے سے، اس کا ذکر بالکل سرے سے موجود نہیں۔ 8 فروری کے حوالے سے یار ایسے نہ کریں، بنیادی انسانی حقوق کے لیے چیف جسٹس کی خدمات ہیں۔ اچھا جی چلیں، لیکن بھائی جان آپ سپریم کورٹ میں انٹر ہوں لیفٹ سائڈ پر دیکھیں جو مقبرہ بن رہا ہے، آپ بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ مونومنٹ کہتے ہیں یار اس کو، ایک تو آپ لوگ جو ہے نا ہر چیز میں نیگیٹیوٹی لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مقبرہ بن رہا ہے جی۔ اچھا یہ جو قاضی صاحب نے جب الیکشنز کے حوالے سے تذکرہ کیا، کیا قاضی صاحب نے اس کو بھی ایکسپلین کیا اپنی تقریر میں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے جب ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ آبزرویشن دی تھی، ریمارکس دیے تھے کہ 7 نومبر کے بعد گزرنے والا ہر دن آئین کی خلاف ورزی شمار ہوگا اور آئین کے ایبروگیشن شمار ہوگا، آئین کی پامالی شمار ہوگا، آئین کا کچلا اور مسئلہ جانا شمار ہوگا۔ تو 7 نومبر کے بعد جو لوگ اس آئین کی پامالی کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کارروائی کی، آئین کے تحفظ کی ضمانت جو ہے کیا اس کے حوالے سے حل اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کا نہیں ہے؟ تو جن کی وجہ سے وہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی 7 نومبر سے 8 فروری تک یہ ڈیٹ گئی، اس کے اوپر قاضی صاحب نے بتایا کہ کیا کس کو مورد الزام ٹھہرانا یا سزا دینی۔ دیکھیں وہ جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ کورٹ آرڈر آف دا کورٹ نہیں تھا، وہ ججمنٹ نہیں تھی۔ اب ایک جج صاحب کی رائے جو ہے وہ اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اور وہ بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی رائے کے اوپر آپ سمجھتے ہیں قاضی فائز صاحب یہاں پر لب کشائی کریں گے، ایسا مناسب نہیں ہے یار۔ وہ ٹیکسٹ وہ مل کا جو فیصلہ تھا اس میں جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ لکھا ہوا تھا، آخری ایک لفظ لکھا تھا، ایک لائن پر انہوں نے پورا نوٹ لکھ دیا تھا۔ یار یہ کیا بات ہوئی، فیصلے میں سے نکال کر ایک نوٹ پورا لکھ دیا؟ یہاں پر بھی بات کر سکتے تھے نا، کر سکتے ہیں سر، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن جو ہے وہ 7 نومبر کو پورے ہو رہے تھے، اور 7 نومبر کے بعد جتنا ڈیلے آیا ہے اس میں کس کو اس کی سزا دینی ہے یہ تو تعین نہیں کیا نا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ تو ایک اسٹیٹڈ فیکٹ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس تقریر میں یہ جو 1 گھنٹے کی لگ بھگ
गुफ्तगू थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की, इसमें जो थी चीज़ें वो तो आपने बता दी, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी होता और ये भी होता, क्या नहीं था इसमें? देखिए, मैं एज अ कोर्ट रिपोर्टर, मुझे 7-8 साल हो गए हैं, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना इस अदालती साल की नए अदालती साल के रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब, मुझे ये लग रहा था 3 बड़े अहम नुकात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। उनमें से 2 स्टैंड आउट करते हैं। एक तो है एक्सटेंशन का मामला। आपको मालूम है मई के महीने से ये बात चल रही है, ज़बान ज़द-ए-आम है, जुडिशल पैकेज आ रहा है, एक्सटेंशन हो रही है, उसके ऊपर हर जगह से बात हुई है, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो हुकूमती वज़ीर हों, मुशीर हों, चाहे कोई भी हो, हर कोई बात कर रहा है, कोई उसके हक़ में बात कर रहा है, कोई मुखालिफ में बात कर रहा है, कोई ख़बर दे रहा है, कोई उस ख़बर की तरदीद पे व्यूज़ ले रहा है। लेकिन जो मौक़िफ़ आना चाहिए जहाँ से, वहाँ से आज तक नहीं आया। तो मेरी एक एज ए हम्बल स्टूडेंट ये अंडरस्टैंडिंग थी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बड़े ज़ीरक आदमी हैं, समझते हैं चीज़ों को, और वो भी क्योंकि हमने देखा माजी करीब में छोटी छोटी बातों पर वजाहत आ जाती है, कभी वीडियो पर अपने कुछ यूट्यूबर्स के साथ खड़े होकर बात कर लेते हैं, कभी प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं। तो ये मामला बड़ा संगीन था। मुझे ये लग रहा था कि ये बड़ा अहम मौका होगा जहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा वंस एंड फॉर ऑल इस बाब को तो बंद कर देंगे। मगर बदकिस्मती के साथ मैं इंतज़ार करता रहा, 1 घंटा गुजर गया, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक्सटेंशन का जिक्र तो नहीं किया, मगर जाते जाते ये इशारा ज़रूर दे गए कि अगले साल फिर असी मिलना तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरी दानिश में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये ओवरऑल आपकी अदलिया में, एक 13 जनवरी का फ़ैसला। अब आप 8 फरवरी के इंतखाबात का क्रेडिट तो ले रहे हैं, मगर 13 जनवरी के फ़ैसले के ऊपर बात करने से आप गुरेज़ा हैं। आप ख़ुद मान चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपके उस फैसले की गलत तशरीह की है, आप ख़ुद मान रहे हैं इस बात को। बावजूद इसके आप इस बात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं कि उसी एक फ़ैसले की बुनियाद पर या उसी एक फ़ैसले की गलत तशरीह की बुनियाद पर आपके मुताबिक जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं वो दुरुस्त नहीं हुए। जो फार्म 45, फार्म 47, जो धांधली के इल्ज़ामात, जो शवाहिद, जो तमाम तर चीज़ें हैं, आपने उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उसके ऊपर भी तो बात करते। कमिश्नर रावलपिंडी ने आपके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके ऊपर आप बात करते। वो फोरम नहीं था कि आप 3 या 4 मीडिया के दोस्तों के सामने आकर अपना वजाहत करें। ये आज का फोरम था मेरी दानिश में, यहाँ पर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो मौका होता है जहाँ पर जजेस साहिबान बोलते हैं। अदरवाइज़ तो ये फैसले करते हैं ना, ये मौका था जहाँ पर वो बोलते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो 6 जजेस का ख़त था। 6 जजेस के ख़त पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा खामोश रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। उसके ऊपर गो के बाद अज़ां, जो अब अगली वीडियो में भी हम बात करेंगे, जो हमारी गुफ्तगू हुई है उनसे, उस पर मैंने उनसे सवाल किया। एक सवाल के जवाब में वो काफ़ी बरहम भी हो गए, लेकिन उनके खिताब में ये चीज़ मौजूद नहीं, 6 जजेस का मामला मौजूद था, 13 जनवरी का मामला मौजूद था। ये बातें, ये जो अदील सरफराज साहब ने बताई, ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं। अच्छा, जहाँ पर वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, मुझे ये बताएं सर कि इसी सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद के हवाले से, जिसका जिक्र जस्टिस अतनुल्लाह ने भी किया था मखसूस नशिस्तों के केस में, कि उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है ना, वो है लापता अफराद के हवाले से, क्योंकि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ उनका मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से हम उसे सियासी बना देते हैं, इस पर उन्होंने बात नहीं की। और फिर दूसरा, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने, आपको पता है कि एक अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन की हुई है फौजी अदालतों के हवाले से, उन्होंने इस पर बिल्कुल बात नहीं की कि भाई यहाँ पर फौजी अदालतों के लिए जो बेंचेस बनाए गए, किस तरह बनाए गए, उस पर आप मजीद क्या काम। जस्टिस इजाजुल हसन साहब के उस खत पर बात ही नहीं की। जस्टिस इजाजुल हसन साहब के खत को अब तकरीबन 1 साल होने को है जी, आज तक चीफ जस्टिस का उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। बीच में वो ले आए जनाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को, उन्होंने कहा जी कि हमने अपने ही जज को बर्ताव किया, यहाँ पे हमने अपना एहतसाब किया। अच्छा, आज की जो मैं समझता हूँ कि जो उनकी गुफ्तगू थी ना आज की, उसमें उन्होंने मैं का सीगा ज़्यादा इस्तेमाल किया, हम का सीगा ने इस्तेमाल किया। बाकी साथी जजेस क्या ही अच्छा होता कि वो कहते कि हमने ये किया, चूँकि मैंने ये किया, चूँकि मैंने गाड़ी मेरे पास थी तो वो मैंने मर्सिडीज़ बेची और बेच दी और कहा जी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें। चूँकि अच्छा, आज भी मर्सिडीज़ अगर देखें ना किसी के पास ना, तो वो फिर वो मर्सिडीज़ बेचने का क्या फ़ायदा हुआ जी?
अगर वो बात करें तो फिर उन्होंने कहा जी कि चूंकि मैंने वो मोरू, अच्छा मोर भी बीच में आ गए, मोरू का तल्लक क्या है? अच्छा एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि दो काजी साहब के बाद सीनियर तरीन जज साहिबान, क्या उनकी अदम मौजूदगी एक हादसाती है, नॉर्मल है, यूजुअल है या मैसेजिंग है? देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, मैं तो समझता हूँ कि आज की इस तकरीब में उन दोनों को शामिल होना चाहिए था। अब वो क्यों कर नहीं हुए, अभी मेरी बात हो रही थी हमारे कुलीग हिम्मतुल्लाह जान साहब, तो वो ये सवाल पूछ रहे थे मुझसे कि क्या उन जजेस साहिबान के पास चीफ जस्टिस की तकरीर का ड्राफ्ट पहले तो नहीं पहुँच गया था, या उनको ये अंदाज़ा तो नहीं हो गया था कि ये साहब तो एक्सटेंशन ले रहे हैं या ये साहब कंटिन्यू रखेंगे 25 अक्टूबर के बाद, इस वजह से उन्होंने सोचा कि वो अवॉइड करें, क्योंकि इस तकरीर में तो इस तरह का कोई शायबा नहीं मिलता कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं। अब देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो विज़िट था वो प्लान था पहले से, वो हर साल अदालती साल ख़त्म होने से कुछ अर्सा पहले जाते हैं। गुफ्तगू में कुछ और इशारे भी हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह की बात कर रहे हैं ना, जस्टिस मंसूर शाह को अप्रोच किया गया था कि आप जी आएँ उस तकरीब में जो नया अदालती साल शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो 12 को वापस आ रहा हूँ, मैं उससे पहले किसी सूरत वापस नहीं होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ये जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ये बात है कि जस्टिस मुनीब अख्तर पाकिस्तान में थे और वो कराची थे आज, लेकिन वो आज तकरीब में नहीं थे। इसके अलावा जैसे मजहर आलम या खेल नहीं थे, उनकी फैमिली में डेथ हुई, शायद उनकी फैमिली में कुछ उनके भतीजे का, वो चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि उनके भतीजे का जो है वो हुआ था, इंतकाल हो गया, इस वजह से वो नहीं है। बाकी सब का जिक्र किया उन्होंने कि जो 2 आलम जजेस का भी जिक्र किया उन्होंने कि अच्छा आज ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा मेरे ख्याल से मैंने अपने सीनियर से भी पूछा था कि जो आलम जजेस हैं, शरीयत अपलेट बेंच के जजेस हैं, उनको भी बिठाया गया था फुल कोर्ट रेफरेंस में, किबला याद साहब और जी खालिद महमूद साहब और एडहॉक जजेस भी थे। ओवरऑल मैं सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक चीज़ आज मैंने और देखी, और मैंने ये चीज़ देखी, मैंने बाद में उन साहब से पूछा भी है, लेकिन उन्होंने बड़ा बुरा मनाया इस बात का। मैंने कहा जैसे सुधार तारक मसूद साहब को मैंने देखा आज, कहाँ सीनियर प्यूनी जज यार, वो चीफ जस्टिस के दाएं साइड पर बैठने वाले, और आज बिल्कुल कोने में दुबक कर बैठे हुए थे यार। दुबक कर थोड़ा सा वो ये जाहिर है कि अब आपकी माशाल्लाह वो रोनाल्डो वाली सलाहियतें जो है उभर के सामने आ रही है और आप एक के बाद एक गोल किए जा रहे हैं। बिल्कुल कोने पर बैठे हुए थे ना वो जस्टिस इरफान साहब, नहीं एक चीज होती है तौहीन अदालत, नहीं सर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब के साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल कोने पर दाएं साइड पे आखिरी बेंच पे। एडहॉक जज है ना, रेगुलर जज नहीं है इस वक्त, तो जाहिर है कि उनका अब वो सीनियरिटी में तो पीछे ही आएंगे। देखिए चीफ जस्टिस ने उनसे रिक्वेस्ट की है ना सर कि आप आएँ एडहॉक जज, पेंडेंसी को ख़त्म करने, उनकी कारकर्दगी को सराहा भी है। इस वीडियो को हम जो है वो यहाँ पर रोकते हैं। ये था वो मंजरनामा जिसमें नए अदालती साल का आगाज़ हुआ। इसके बाद 2 वीडियोज़ में मैं एक अदील सरफराज साहब के साथ और एक बशारत राजा साहब के साथ मैं करूँगा वीडियो, और जाहिर है कि हर बंदे का अपना एक देखने का एंगल होता है, जाविया होता है। अदील सरफराज भी वहीं मौजूद थे, बशारत राजा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और दोनों ने अपने अपने एंगल से एक इंटरेक्शन किया चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और दीगर जज साहिबान से। जब ये तकरीर ख़त्म हो गई, डाइस से लोग उतर आए, स्टेज से लोग उतर आए, उसके बाद आपको पता है कि इनफॉर्मली चाय बिस्किट का दौर होता है, तो जो चाय बिस्किट का दौर था उसमें क्या गुफ्तगू हुई और काजी साहब किस बात के ऊपर सीख पा भी हो गए, सुना है कि बरहम भी हुए, क्या तुंदो तेज़ या तंजो मज़ा से भरपूर सेशंस हुए, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।